हेलो बच्चों। तो मैं हूं आपका एजुकेटर आदर्श राज और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं द मोस्ट अवेटेड टॉपर टॉक। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट वीक और चैनल पे पोल भी किया था कि बच्चे देखना चाहते हैं जो इस ईयर के टॉपर्स हैं या जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं। तो मैं अपना एक एक करके अपने जितने भी स्टूडेंट्स मैंने जेई और नीट में क्रैक करवाए, मैंने तो क्या क्रैक करवाए हैं, बच्चे खुद अपनी मेहनत से सेलेक्ट होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो आपके सामने आएँ, अपनी स्ट्रेटजी शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस बताएं और आप ताकि इससे मोटिवेट हो और जो भी आपकी स्टडीज़ में हेल्प मिल सके मेरे चैनल के थ्रू या मेरे थ्रू, दैट वुड बी गुड टू अस। तो आज के जो मेरे साथ टॉपर है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट है अक्षत। अक्षत ने इस साल नीट क्रैक किया है। तो अक्षत, वेलकम टू दी शो। और आप अपने बारे में बताइए, आपने क्या रैंक ली है इस साल और कैसा लग रहा है आपको? Thank you sir for having me here. My name is Akshit Agrawal. This year I appeared for NEET 22 and I got an all India rank of 4053 and my EWS rank was 458. My score was 652 by 720. तो अक्षत, कौन सा कॉलेज इस बार अलॉट हुआ है आपको काउंसलिंग में? मुझे लोकमान्य तिलक म्यूनसिपल मेडिकल कॉलेज एंड साइन हॉस्पिटल मुंबई अलॉट हुआ है। तो बैक टू मुंबई है सीधा, पहली फ्लाइट में मुंबई। कब जाना है कॉलेज में? मैं 13th को जानूँ, 15 से हमारी क्लास चालू है। ठीक तो है, फिर शिफ्ट हो जाऊंगा। ओके। तो अक्षत, फैमिली में और भी डॉक्टर्स हैं या कि पहले डॉक्टर होंगे आप? नहीं, मेरी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है। एक्चुअली कोई साइंस फील्ड का ही नहीं है मेरी फैमिली में। तो सारे कॉमर्स के हैं मोस्टली, थोड़े आर्ट्स के। हाँ, साइंस का पहला मैं ही था। अच्छा, तो कैसे चूज़ किया कि पहले आपने जब 10th में क्रैक किया होगा तो आई एम श्योर 10th में भी अच्छे ही मार्क्स आए होंगे आपके। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे आगे मेडिकल ही पढ़ना है या नॉन मेडिकल क्यों नहीं पढ़ना है? कैसे डिसाइड हुआ ये? एक्चुअली सच बताऊँ तो 9th तक मेरा एम था कि मैं कॉमर्स लूँगा, सीए करूँगा। पर 10th में एक टीचर थी, निधि कौशिक मैम, उन्होंने मुझे एक साल ही पढ़ाया 10th में। पर उन्होंने जो मुझे बायो जिस तरह से पढ़ाई, उसमें मेरा ऐसा इंटरेस्ट जागा कि आगे में मैथ भी पहले मुझे बहुत पसंद थी, अब भी पसंद है। पर बायो जो उन्होंने इंटरेस्ट जगाया वो आज तक है। उन्हीं की वजह से मैंने मेडिकल फील्ड ली है और अच्छा लग रहा है। अब नीट हो गया, अब डॉक्टर प्रॉपर मेडिकल फील्ड में मैंने एंटर कर लिया है। तो अक्षत, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? हाँ, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहले फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नीट 21 था जो 12th बोर्ड के साथ हुआ था। उसमें मेरे थे 577 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक ऑफ 29,000। तो अक्षत, ये आपको क्या लगता है कि एक बार आप सेलेक्ट हो चुके फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, और हो सकता है उसमें भी आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता, लेकिन ये बच्चा कैसे डिसाइड करता है? या आपकी उस टाइम पे क्या ये मेंटल एक स्ट्रेटजी थी या प्रेशर था कि आप एक साल और ड्रॉप करने के बारे में सोच सकते हैं उस टाइम पे, जबकि आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हो? ये पिछली बार भी मुझे काउंसलिंग जब मैंने अटेंड करी थी तो बीडीएस मिल गया था, पीजीआईडीएस रोहतक। बट उस टाइम काफ़ी चीज़ें आ गई थी। एक तो मेन तो सबको ही पता है, कोविड आ गया था। तो कोविड की वजह से काफ़ी स्टडीज़ इफेक्ट हुई थी। प्लस में 21 से कुछ दिन पहले तो मैं एडमिट ही हो गया था, काफ़ी टेंशन हो गया था। तो उसकी कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी, तो मुझे लगता था 21 का जब रिज़ल्ट आया कि मैं इससे बेटर कर सकता था। अब मैं बॉर्डर पे रहा था 21 में, तो मुझे खुद ही पता था कि मैं बेटर कर सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ ड्रॉप। तो अक्षत, ये बताइए कि बच्चों का जो है, मेरे पास बच्चों की क्वेश्चंस आते हैं कि पहले बच्चे सोचते हैं कि हम पहले बोर्ड्स के बारे में सोचते हैं और कंपटीशन को एक साइड में रखते हैं। पहले 12th के बोर्ड के बारे में सोचते हैं, बोर्ड अच्छे से करते हैं। और अभी आपको पता है एक CUET का भी पेपर आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि हमें बोर्ड को और कंपटीशन को साथ लेके चलना चाहिए, या बोर्ड हमें पहले फोकस करना चाहिए और कंपटीशन बाद में? आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी इसके बारे में और आप बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे? मेरी 12th में तो ऐसे मतलब कोविड की वजह से बिगड़ गई थी, पर 11th में अच्छी स्ट्रेटेजी थी। मैं क्या करता था, जैसे रोज़ स्कूल जाता था, कोई कोचिंग नहीं ली थी मैंने। तो मंडे टू फ्राइडे से स्कूल था, वहाँ जाता था, पढ़ता था और घर आके रिवाइज कर लेता था उसको, और थोड़ा सेल्फ करता था। जो टाइम बचता उस दिन में उसमें एमसीक्यू लगाता। पर ज़्यादा एमसीक्यू हो नहीं पाते थे क्योंकि 3 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश भी था, तो इतना एमसीक्यू नहीं हो पाते थे। तो इसलिए मैं क्या करता था, अपनी थ्योरी मंडे टू थर्सडे कवर करता था और फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड
कंप्लीट वीकेंड एमसीक्यू करता था भर के। जितना भी उस वीक में टॉपिक हुआ है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, जितना भी हुआ है सबके एमसीक्यू करता था उस वीक में। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमारा कुछ टाइम पीरियड है एक, जिसमें हम मेन जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो तो बेनिफिशियल है, बट कुछ टाइम में जैसे स्पोर्ट्स के पीरियड हैं या कुछ और पीरियड हैं, कुछ बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट के पीरियड होते हैं, तो बच्चों को लगता है कि स्कूल जाने में टाइम वेस्ट होता है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो स्पोर्ट्स का पीरियड है या आर्ट एंड क्राफ्ट का पीरियड है, ये टाइम वेस्ट करता है बच्चों का, या ये उनके स्ट्रेस को रिलीज कर रहा है और इसने आपको हेल्प किया है इस चीज़ में? क्या स्कूल स्किप करना चाहिए हमें कंपटीशन के लिए? नहीं, आई डोंट रिकमेंड कि इसको स्किप करना चाहिए, मुझे पर्सनली नहीं लगता। क्योंकि जैसे हाँ, रिलैक्सेशन आई नो कि चाहिए होता है, पर उसके वजह से बेस्ट टाइम है सुबह सुबह 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, आधा घंटा भी कर लोगे तो वो बहुत रहता है, पूरे दिन के लिए आप एनर्जेटिक रहते हो। और इन केस अगर आपको लगता है कि स्कूल में जाके स्पोर्ट्स में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप ऑप्ट कर सकते हो ना, जब आप क्लास में बैठ के पढ़ लो, लाइब्रेरी में ले लो। इवन आप स्कूल के प्रिंसिपल या फिर अपने क्लास टीचर से बात कर सकते हो कि वो अच्छे से करा दे। कोई ऐसे मना नहीं करता, पढ़ाई के लिए तो इवन कोई मना नहीं करता। स्पोर्ट्स के लिए टीचर्स मना कर देते हैं कि स्पोर्ट्स में मत जाओ, पर पढ़ाई के लिए तो कोई मना नहीं करेगा। स्पोर्ट्स के तो हमने देखे हैं टीचर्स लेक्चर ले लेते हैं टेस्ट लेने के लिए, पर पढ़ाई का कोई लेक्चर लेता नहीं है स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है। तो अच्छा अक्षत, एक और बच्चों के अंदर मिथ रहती है कि अगर उनका कंपटीशन क्लियर होगा तो ये नेसेसरी है कि उन्हें एक पर्टिकुलर कोचिंग लेनी पड़ेगी। और कोविड के बाद जैसा आपने देखा होगा कि एक हाइप ही आ गया है कोचिंग इंडस्ट्री में कि अब बच्चे ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कोचिंग ले रहे हैं वो भी अब बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग ज़रूरी है कंपटीशन के लिए? बिना कोचिंग के नहीं हो सकता ये कंपटीशन क्लियर? और आपने अगर कोचिंग ली थी तो आपने कोचिंग से क्या बेनिफिट आपको लगा जो आपको विदाउट कोचिंग नहीं मिल सकता है? एक्चुअली मैं बताऊं तो मैंने तो कोचिंग नहीं ली, ना अपने ड्रॉप ईयर में, ना वैसे 11th-12th में कोचिंग ली थी। मैं एक्चुअली कोचिंग में मुझे लगता था ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। पहले तो ऑनलाइन नहीं था, ऑनलाइन तो बाद में आया, पहले आने जाने की ट्रैवलिंग हो जाती है। फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो मेजर बड़े बड़े हैं वो बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ाते हैं, हर एक टीचर हर एक फील्ड का अलग अलग होता है, तो बहुत एक्सटेंसिव होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। जबकि सबको पता है कि नीट का 95% पेपर एनसीईआरटी ही आता है, तो हम सिर्फ 5% के लिए इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, उससे अच्छा 95% का जो सिलेबस है उसे एनसीईआरटी से कई बार करें ताकि उसमें मार्क्स कटने का कोई चांस ना रहे। हाँ, ये भी एक होता है इसके अंदर कि आप एक बुक को मल्टीपल टाइम्स जो है वो स्टडी करें रेदर देन कि आप मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ें। हाँ, तो सोर्सेज को लिमिट करना कितना ज़रूरी है इस पेपर के अंदर? मैं तो कहता हूँ जैसे आप जब स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे चाहे 11th की स्टार्टिंग कर रहे हैं चाहे 12th की स्टार्टिंग कर रहे हैं, 1-2 बुक्स अपनी लाइब्रेरी में जाके कहीं भी जाके देख लीजिए और जिससे आपको समझ आए उसको अपने फिक्स रखिए। बार बार ऐसा नहीं है कि 2 महीने इससे कर लिया फिर 1 महीने किसी और से कर लिया। हाँ। किसी आज इसके क्वेश्चन अच्छे लगे तो इससे चालू कर दिया, नहीं, अपना जो कर लिया तुमने फिक्स उससे रहो। तो आपके क्या रिसोर्सेज थे ये बताइए बच्चों को कि आपने फिजिक्स कहाँ से करी, क्या रिसोर्स रहा, क्या बुक रही, केमिस्ट्री का क्या रिसोर्स था और बायो का क्या रिसोर्स था? अच्छा, बायो में तो ये था कि बायो की मैंने खाली एनसीईआरटी थी, बायो की थी, मैंने कोई बुक ही परचेज नहीं करी एक्स्ट्रा, क्योंकि बायो आती ही एनसीईआरटी है। और इस बार का तो पेपर ऐसा था कि पूरा एनसीईआरटी था, फिर भी बच्चे नहीं कर पाए थे। एनसीईआरटी को ही इतना उन्होंने कर दिया डीप, मतलब एनसीईआरटी कई लोग समझते हैं एनसीईआरटी कुछ नहीं है, छोटी सी बुक है, इसमें कितना ही है, पर देखा जाए तो हर बार जब भी मैं एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ता था तो हर बार कोई ना कोई नई डिटेल पता चलती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मुझे चैप्टर पढ़ रहा हूँ और नई डिटेल नहीं मिली। फिजिक्स के लिए 11th में तो मैंने आदर्श सर के नोट्स ही फॉलो करे थे। हाँ, HCV अच्छा, के क्वेश्चन लगाए थे। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। नहीं। हाँ, क्वेश्चन मैंने पढ़ा आदर्श सर के नोट से था, पर HCV के मैंने क्वेश्चंस लगाए थे। HCV काफ़ी अच्छी लगी मुझे 11th की। और 12th में मेरा था फिजिक्स का SL अरोड़ा, उसके थ्योरी काफ़ी अच्छी है पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन है,
तो क्वेश्चन मैंने वहाँ से नहीं वो भी प्रैक्टिस कर रहे थे SL के, पर हाई लेवल के क्वेश्चन में कहीं और से कर रहे थे। ओके, और केमिस्ट्री के लिए क्या रिसोर्स था? अब केमिस्ट्री जैसे हमें पता है 3 सब्जेक्ट होते हैं केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक तो है ही इतनी, मतलब क्रैमिंग का ही है, इनऑर्गेनिक में क्रैमिंग के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इनऑर्गेनिक NCERT कर लो, वही बहुत है, वही हो जाए। तो मुझे तो वही नहीं रहती थी, बार बार फ्लैश कार्ड मैंने लगाए थे अपने बेंच के ऊपर, फ्लैश कार्ड लगाए और मतलब बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए, कई बार लिख के देखा, तब जाके NCERT हुई थी इनऑर्गेनिक की। तो और केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक मैंने करी थी प्रदीप, सॉरी ऑर्गेनिक नहीं, फिजिकल। ओके। हाँ, फिजिकल के लिए मुझे प्रदीप केमिस्ट्री की बेस्ट लगती है। उसमें थ्योरी भी अच्छे से दे रखी है, शॉर्टकट्स दे रखे हैं और फॉर्मूला प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, तो प्रदीप के लिए वो बेस्ट लगी। ऑर्गेनिक का ये है केमिस्ट्री का कि NCERT मस्ट है पर सफिशिएंट नहीं है। ऑर्गेनिक मैंने NCERT तो करी ही थी, उसके साथ प्रदीप में जैसे NCERT में थोड़ा कम है ऑर्गेनिक का और प्रदीप में थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने उन दोनों बुक्स को मैं लेके बैठता था कभी भी, और उन दोनों से कंबाइन करके अपने एक नोट्स बना लिए थे मैंने हर चैप्टर के। जैसे अल्कोहल फिनोल ईथर है, 10-12 पेजों के नोट्स बने थे, उसमें सारी रिएक्शन, सारे मैकेनिज्म लिख दिए थे और फिर मैं उन नोट्स को रिवाइज करता था। तो अक्षत, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुछ बच्चे बुक्स में से डायरेक्ट रीड करना चाहते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में आपके नोट्स कितने हेल्पफुल रहते हैं? बेसिकली जो लास्ट डेज होते हैं ऑफ द रिवीजन, यानी कि जब आपका एग्ज़ाम बहुत क्लोज है, तब नोट्स कैसे काम आते हैं, या हमें नोट्स पे फोकस रहना चाहिए? या कई बच्चों का ये पॉइंट रहता है जैसे कि अगर हम नोट्स बनाते हैं सर, तो कुछ ही पॉइंट्स हम लिख पाते हैं, तो जब हम रिवाइज करेंगे तो सिर्फ वही पॉइंट्स रिवाइज होंगे। तो ये बैलेंस आउट कैसे करना है कि पॉइंट भी नहीं छूटे और नोट्स भी बहुत ज़्यादा बड़े ना हो कि हम पूरी बुक ही वापस लिख रहे हैं उसके अंदर? हाँ, वो एक्चुअली मैं रिवाइज करने के लिए मेरा नोट्स नहीं था, मैंने चैप्टर पढ़ा, रिवाइज करने के लिए मैं उस चैप्टर के MCQs लगाता था। MCQ लगा लिए 100-150 जितने भी, उनको चेक करा और फिर जो गलत है तब वो गलत वाले टॉपिक्स देख के तब रिवाइज होता था। वीकेंड मतलब मंडे को जैसे मैंने चैप्टर पढ़ा और वीकेंड पे MCQ लगा रहा हूँ, तो पहले MCQ, उसके बाद चेक और फिर जो गलत है तब रिवाइज करता था मैं। हाँ, और जो नोट्स में बनाता था वो लास्ट के डेज में हेल्पफुल था, क्योंकि रिवीजन जितना ज़रूरी पढ़ना समझना है उतनी ज़रूरी रिवीजन और MCQ प्रैक्टिस भी है। पढ़ना समझना MCQ प्रैक्टिस पहले हो गई, रिवीजन वाले नोट्स ये लास्ट के 2-3 महीने में बहुत काम आते हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए लगभग आपने नोट्स बनाए होंगे? हाँ, मैंने फिजिक्स के बनाए थे, केमिस्ट्री के बनाए थे, बायो की तो पूरी NCERT बायो बुक ही उठा लेता था क्योंकि पूरी NCERT इम्पोर्टेंट है। हाइलाइटर से थोड़ा मार्क कर लिया था, एक पेज पे लिख लिया था कि इस चैप्टर में ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और कभी मतलब मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो उसमें बस वो टॉपिक्स 2-4 दिन पहले देख लेता था एक बार, सारे तो कवर करने मुश्किल हो जाते थे एक साथ। अक्षत, एक और चीज़ है जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितने घंटे हम लोग पढ़ें, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं, जो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो 6 to 8 आवर्स वो स्कूल लाइफ में भी थोड़े से बिजी हैं। हाँ, वहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव स्टडी भी हो रही है, बट सेल्फ स्टडी किसी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए कितना ज़रूरी है? आपने कितने घंटे सेल्फ स्टडी करी है और कितने घंटे एटलीस्ट हमें करनी चाहिए सेल्फ स्टडी? एक्चुअली 21 से पहले मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं था, फिर मेरा भाई है CA, तो उसने मुझे समझाया कैसे कैसे करते हैं, तो फिर मैंने उससे हेल्प करी, तब मैंने डेली, वीकली और मंथली टारगेट्स बनाए। मेरा था टारगेट्स कंप्लीट हो, चाहे 7 घंटे, चाहे 8 घंटे, चाहे 10 घंटे लग रहे हैं, 1-2 घंटा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। और जब टारगेट कंप्लीट हो जाता था तो मैं तभी सोता था। तो मीन्स यही है कि टारगेट बेस्ड स्टडी है। अगर आपका टारगेट नहीं कंप्लीट हो रहा है बच्चों, तो आपको अगर 10 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना है। अगर आपका 2 घंटे में टारगेट कंप्लीट हो रहा है तो आप 2 घंटे में ही आप फ्री हो गए। लेकिन यही है कि टारगेट बेस्ड स्टडी करी है अक्षत ने, उसका रिजल्ट आप लोग देख ही रहे हैं। एक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपने जो टारगेट्स हैं वो रियलिस्टिक सेट करो, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा, हाँ, सुपरमैन वाले टारगेट नहीं करने हैं। हाँ, उससे एक दिन में मान लो आप 15-16 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन के बाद आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो रियलिस्टिक अपने जो हो सके,
जो आइडियल ऑप्टिमल एक लेवल देख के हमें करना चाहिए। और अक्षत, जब आप ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली ड्रॉप ईयर का एक प्रेशर होता है कि अगर इस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें एक बैकअप प्लान चाहिए होता है। तो इज देयर एनी बैकअप प्लान जो माइंड में होना चाहिए, या अगर आप पूरे 100% फोकस्ड हैं तो आपके अंदर वो 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं इस साल तो सेलेक्ट हो ही रहा हूँ। तो आपके साथ क्या था इस केस में? हाँ, वैसे तो मेरे 2 बैकअप प्लान थे। एक तो बीडीएस ही था। 2 बैकअप प्लान थे? अच्छा, तो ठीक है। मतलब रख लिए थे। बीडीएस का भी ये ना मिले, नहीं मिले, अगर हाँ, बीडीएस भी कम 40 से तक मिलता है, 40-50 हजार रैंक तक। तो अगर वो भी नहीं मिला तो मैंने ड्यू का रखा था। मेरे 12th बोर्ड थे तब। उस साल तो क्या होता था, ड्यू में एंट्रेंस के लिए परसेंटेज के बेसिस पे होता था, पर इस साल से सीयूईटी आ गया है। सीयूईटी में अब वही एमसीक्यू बेस, तो आई थिंक साइंस वालों के लिए बहुत फायदा हो गया है, क्योंकि प्रिपरेशन में एमसीक्यू तो कर ही रहे हैं और उसका लेवल नीट से लो है। और नीट अगर के तुम नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो सीयूईटी तो तुम्हारा भाई यहाँ पे मैं बच्चों को बता देता हूँ कि सीयूईटी में भी बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आया है हमारा अक्षत। और क्योंकि ये डिस्कशन सीयूईटी का नहीं है तो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको सीयूईटी की प्रॉपर एक स्ट्रेटजी चाहिए अक्षत से, तो मैं उसके लिए भी रिक्वेस्ट करूँगा अक्षत, एक सेशन हम लोग लेके आएंगे। तो अक्षत, अब यहाँ पे हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो इस सेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे को किस सब्जेक्ट में किस तरीके की स्ट्रेटजी रखनी है। फिजिक्स में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, केमिस्ट्री में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और बायो में, और कौन से सेक्शन हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस रखना चाहिए? तो सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो मतलब ओवरऑल पेपर की बात करूं तो पेपर में सारा रोल टाइम का है। अगर उसी पेपर को हमें 3 आवर्स मिल रहे हैं करने के लिए, एक नीट के पेपर को, और उसमें हमारे 550 आ रहे हैं, और उस पेपर के लिए हमें 4 आवर्स दे दी जाए तो हमारे स्कोर 50 मार्क्स अप्रॉक्स इंक्रीज हो ही जाएगा, 600 हमारे आ जाएंगे। तो टाइम का आई थिंक बहुत बड़ा रोल है, टाइम मैनेजमेंट। इसलिए उसके लिए मैंने क्या किया था, फिजिक्स में कैलकुलेशन सबको ही पता है बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने फिजिक्स में ट्राई किया था कि मैं पेन कम से कम उठाऊं, सारी कैलकुलेशन माइंड में या उंगलियों पे करता था, और इससे बहुत टाइम बचता था। ये मुझे आदर्श ने रिकमेंड किया था। ये बायो वाले बच्चों को यकीन नहीं होता कि हाँ फिजिक्स की कैलकुलेशन उंगलियों पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ बताओ अक्षत कि ये कैसे चीज़ ये डेवलप हुई आपकी? मैंने इसके लिए क्या किया था, मैथ्स 11th में थोड़ा लिया था। 11th में जब मैंने मैथ्स प्रैक्टिस किया तो उससे क्या हुआ, एक माइंड सा खुल गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैथ्स लो, रीजनिंग कर लो, या फिर मैथ्स के कुछ भी तुम कोई चैप्टर बेसिक क्वेश्चंस आप लोग कर लो, हाँ, जिससे माइंड खुल जाए, उससे एक्टिव रहता है माइंड, और कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है उससे। तो मैंने वो किया था, मेरी कैलकुलेशन उससे काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। मतलब अगर मैं पेन से करता था तो कैलकुलेशन को करने में जहाँ मुझे 15-20 सेकंड लग रहे हैं वो 5-7 सेकंड में माइंड में हो जाती है, और हर एक क्वेश्चन में 15 सेकंड बच रही है। 180 क्वेश्चन है तो बहुत काफ़ी टाइम बच जाता है, काफ़ी टाइम, हाफ आवर से ज़्यादा ही मिल जाता है एक्स्ट्रा में। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है फिजिक्स में भी। और फिजिकल केमिस्ट्री, ये दोनों न्यूमेरिकल पार्ट हैं, तो इन दोनों में यही स्ट्रेटजी थी मेरी कि मैं बहुत ज़्यादा ये करूँ। और बायो में ये था, बायो में एक टाइम फिक्स कर लिया। बायो में क्या होता है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ऐसा नहीं है फिजिक्स की तरह हम सोचने बैठ रहे हैं कि ये फॉर्मूला लगाऊं, ये ऐसे नहीं होता। आता है करो, नहीं आता है छोड़ो। इस बार में मैं बायो में करता गया, जो नहीं आते छोड़ता गया, और वो लास्ट में करे। तो बायो का ये था, लाइन वाइज अपने देखते जाओ, जल्दी जल्दी करते जाओ, रुकना नहीं है, मतलब रुकोगे तो टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सेम बायो वाली। ऑर्गेनिक का था, ऑर्गेनिक के मैंने क्या किया था, ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस होते हैं टाइप के, जैसे एक कंपाउंड है उस पर हम ये रिएक्शन करा रहे हैं तो ये कंपाउंड बन रहा है, ये सब्सटेंस चल रहे हैं तो ये कंपाउंड बन रहा है। वो माइंड मैप की तरह काम करते हैं, और हर चैप्टर के बाद मैं वो सॉल्व करता था, उससे पूरा चैप्टर मुझे समराइज हो जाता था 4-5 क्वेश्चन में ही। तो ऑर्गेनिक और लिख लिख के करता था, जितना ज़्यादा मैं ऑर्गेनिक को लिखता था उतनी ज़्यादा वो माइंड में प्रिंट हो जाती थी। बाद में भी जब पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ तो लिखते वक्त याद आ जाता था, अच्छा हाँ ये ऐसा था, ये ऐसा था। हाँ,
बिल्कुल सही बात है। तो ये पेपर जब हम लोग करते हैं तो कौन सा सेक्शन हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? हमें पहले फिजिक्स के लिए जाना चाहिए या पहले बायो के लिए जाना चाहिए? आपने कैसे किया था इस चीज़ को? ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि बिल्कुल। कैसे करे। पर मेरा क्या था, मैंने मोस्टली सबसे पहले बायो करते हैं, क्योंकि बायो जल्दी हो जाती है और मैक्सिमम मार्क्स कैरी करती है। 90 क्वेश्चंस हैं, 360 मार्क्स 720 में से 50% तो लगभग यही 50% पेपर तो आपका बायो ही है। और हाँ। बायो आधा घंटा लगता है बायो करने में, तो 3 घंटे में से सिर्फ आधे घंटे में 50% पेपर कर रहे हो, तो उससे मुझे खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता था कि हाँ भाई 50% ही बचा है, 2.5 घंटे हैं, आराम से हो जाएगा। और इसमें एक और भी चीज़ है कि जब आप पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेपर का माहौल क्रिएट करके जो आप लोग टेस्ट दे रहे हैं उस टेस्ट को भी पेपर की तरह सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि अगर हमने 50 क्वेश्चन पेपर में मान लो 45 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं और उसके लिए अराउंड 1 आवर है, तो जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वही 45 क्वेश्चंस को 40 मिनट में या 45 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ। ऐसा होना चाहिए। बल्कि मैं तो जब भी मॉक टेस्ट देता था या पेपर देता था, तो जैसे नीट का होता है 2 to 5, तो उसी टाइम में बैठता था 2 to 5, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद, उसी टाइम में खींचता था, अपने आगे स्टॉप वॉच रख ली, 3 घंटे जितना पेपर हुआ करो। ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब भी आप पेपर के लिए मॉक टेस्ट देते हैं तो अपना मॉक टेस्ट उसी टाइम में दो जिस टाइम में आपका रियल एग्ज़ाम में पेपर होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पेपर 2 से 5 का है और आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं सुबह 9 से 12 और आप 2 से 5 डेली घर पे सो रहे हैं दोपहर में, तो जब आप पेपर में जाएंगे पेपर देने के लिए और 2 से 5 आपके सामने पेपर आएगा तो आप वो पेपर अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपके माइंड को जो है वो आदत है सोने की। हाँ। तो आपका माइंड उस टाइम पे एक्टिव रहेगा ही नहीं, और जब उस टाइम पे एक्टिव नहीं रहेगा तो आपका 100% परफॉर्मेंस नहीं आने वाला है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसी टाइम में लगाएं। क्यों अक्षत, ये सही बोल रहा हूँ? हाँ, सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ये। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ना। चलिए, तो अक्षत अब हम डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। अब एक चीज़ जो पिछले कोविड के पीरियड में बहुत ज़्यादा आ गई है, ऑनलाइन क्लासेस। तो कुछ जब बच्चे हैं वो ऑफलाइन क्लासेस से बच्चों का भरोसा उठता जा रहा है और ऑनलाइन क्लासेस की एक हाइप क्रिएट हो गई है। ऑनलाइन क्लासेस कितनी भरोसेमंद है, बच्चों को कितना विश्वास करना चाहिए ऑनलाइन क्लासेस पे, और कैसे बैलेंस आउट करें, कितना ऑनलाइन पढ़ें कितना ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन में कहाँ तक हम जा सकते हैं? हाँ, एक्चुअली मैं तो क्या करता था, जो टॉपिक मेरे क्लियर है उनको अपने आप से ही करता था, और जो टॉपिक में कंफ्यूजन है सिर्फ उन्हीं को ऑनलाइन देखना बैठता था। क्योंकि ऑनलाइन मान लो हम यूट्यूब भी चला रहे हैं तो उसमें नीचे और वीडियो की रिकमेंडेशन आएगी, हम डिस्ट्रैक्ट होंगे ही। तो हमारा प्रॉपर एम ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई में यूटिलाइज करें और डिस्ट्रैक्ट कम से कम हो। कम से कम। ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। हाँ, ऑनलाइन के अपने फ़ायदे भी हैं कि जो टॉपिक नहीं आ रहा हाथ के देख लो, कहीं से भी एक्सेस कर लो, पर उतने ही नुकसान भी है। तो आप ये पर्सन टू पर्सन नहीं डिपेंड करेगा कि वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ बेंड करे या पढ़ाई की तरफ बेंड करे, या फिर दोनों। वो से अगर डाउट है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा तो अपना ऑफलाइन करे। कितने क्या चैलेंजेस हैं ऑनलाइन क्लासेस में, और इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस हैं ऑनलाइन क्लासेस में? एक्चुअली एक तो वो मैंने थोड़ा सा 12th में जब ऑनलाइन किया था तो वो फील नहीं आती थी जो 11th वाली थी। वहाँ हाथ के हाथ डाउट पूछो, सामने जो लाइव चल रहे हैं, सामने जो समझ आ रहा है, वो ऑनलाइन में वो फील नहीं आती। हम वो सामने बोल रहे हैं हमें देख के, पर वो हमसे नहीं बोल रहे। वो बोल भी रहे हैं हमसे पर हमसे नहीं बोल रहे वो पर स्कूल में है, सामने है, आराम से स्कूल में या जहाँ भी कोचिंग जा रहे हो अपने आराम से तुम कर सकते हो क्लियर। वो उतना वहाँ अंडरस्टैंडिंग मुझे तो नहीं होती थी एटलीस्ट। ओके अक्षत, फैमिली का कितना रोल रहता है प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि ड्रॉप ईयर है लगभग पूरा टाइम, क्योंकि आपने कोचिंग भी नहीं ली है तो सारा टाइम लगभग घर पे ही थे, आप प्रिपेयर कर रहे थे। हाँ। तो कितना रोल रहता है फैमिली का प्रिपरेशन के दौरान? एक्चुअली अब फैमिली में मैं दोस्तों को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि वो दोस्त हैं जो जब आपने ड्रॉप किया तो वो कॉलेज में चले गए, और हो सकता है वो आपको बोल रहे हो कि भाई मेरी फ्रेशर चल रही है और मेरी यहाँ पे पार्टी चल रही है कॉलेज में, तो कैसे बैलेंस आउट हुआ? कभी कभी डीमोटिवेशन भी आता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ,
सबसे ज्यादा जब मतलब कभी कभार ही चलाता ही था इंस्टा भी ड्रॉप ईयर में, तो हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध 10-15 मिनट के लिए चला लिया कभी। तो तब भी जब भी देखता था तब देखता था, हाँ स्टोरीज डाल रखी है, एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कॉलेज में जाके डिस्को है रात को, डीजे नाइट कुछ भी। तो बड़ा वो फील होता था यार, ये तो इतने मजे कर रहे हैं, हम घर पे बैठे हैं अभी तक साथ साथ गए थे। पर हाँ उस टाइम होता है फील, सबको ही होता है, पर लास्ट में जब आज इस मोमेंट पे लग रहा है कि हाँ अच्छा ही किया कि उस टाइम हमने एंजॉय नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। और फैमिली में मेरे भाई ने तो बहुत सपोर्ट किया मुझे, कोई भी मुझे प्रॉब्लम आती थी गाइडेंस में कैसे करना चाहिए, कभी मुझे कंफ्यूजन होती थी, टीचर्स तो थी, अदर्स से पूछ लिया, सुधा से पूछ लिया, और बस वो फैमिली का ये है, वो घर के घर में ही था, वो वर्क फ्रॉम होम ही था उस टाइम भी, तो काफ़ी मुझे भाई से हेल्प मिलती थी। और बस ये था, घर बोल देता था घर पे कि डिस्टर्ब मत करो, कमरा बंद करके पढ़ लो, और कमरे में कोई आ भी जाता था तो मैं तो दूसरे कमरे में चला जाता था पढ़ने के लिए। ये डेडिकेशन होनी चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस तो हमें मिलेंगी भी, फैमिली में हम लोग रह रहे हैं तो फैमिली के काम भी करने पड़ते हैं। हाँ। और डिस्ट्रैक्शंस हैं लेकिन उन्हें हमें ही टैकल भी करना है ना। तो यहीं से फैमिली से हम आ जाते हैं टीचर्स का कितना रोल रहता है, और हमें टीचर्स के साथ कैसे जुड़े रहना चाहिए, कैसे अगर टीचर से आपको कैसे सीखना है, मतलब बेसिकली ये जो आजकल हो गया है कि बच्चे टीचर्स के पास नहीं आ पा रहे हैं, इस चीज़ को कैसे दूर करें, वो हेजिटेशंस कैसे निकालें? टीचर्स, मैं तो बहुत लगी था टीचर्स के मार्ग मिले मुझे, मतलब ऐसे टीचर मिले, रात को 12 बजे 1 बजे भी अगर मुझे कोई डाउट होता है तो मैं व्हाट्सअप कर देता था, और वो उनका अगर वो जाग रहे होते थे या चला रहे होते थे व्हाट्सएप, तो हाथ की हाथ रिप्लाई आ जाता था। ऐसा नहीं था कि स्कूल में ही डाउट क्लियर करेंगे। और आज भी जब इवन एक थी 11th में, गरिमा मैम थी केमिस्ट्री की हमारी, वो 11th में पढ़ाया था, 12th में चली गई थी, पर स्कूल से छोड़ के जाने के बाद भी उन्होंने मेरे डाउट्स क्लियर करे, मुझे गाइड किया, मतलब बहुत लकी था मैं टीचर्स के मामले में। फिजिक्स के आदर्श सर थे। कभी कभी तो लगता है पुनीत भगवान है। ठीक है, तो टीचर्स का रहता है इम्पोर्टेंट रोल। आपको टीचर्स के साथ बच्चों कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको टीचर्स के पास जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, बार बार गाइडेंस लेनी पड़ेगी, है ना। मैं तो इवन मतलब जो टीचर दिखा सामने, केमिस्ट्री का कोई और दिख रहा है उससे पूछ लेता था, जो सामने दिख रहा है मैं तो उससे पूछ लेता था, इधर उधर ये नहीं कि अपने टीचर के पास जाके पूछो। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप टीचर्स से अगर पूछेंगे टीचर आपको गाइड करेगा, उनका काम ही यही है, मेरा काम यही है। अब मैं अगर चैनल पे भी लेक्चर डालता हूँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे तो मैं ज़रूर, कोई भी आप चैनल पे कमेंट देखेंगे, कोई भी कमेंट ऐसा नहीं है जिसमें मैंने कमेंट बैक नहीं किया हो, रिप्लाई नहीं किया हो स्टूडेंट को। तो अगर आप चैनल पे भी कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि या गाइडेंस कुछ लेना चाहते हैं, तो टीचर हमेशा, हम लोग का काम ही यही है कि भाई बच्चों को गाइड करें। अच्छा, अब प्रिपरेशन में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है या नहीं इम्पॉर्टेंट है वो आप बताएंगे। टेस्ट सीरीज़ हमें कब शुरू करनी चाहिए, कितने टेस्ट हमें पेपर से पहले मॉक टेस्ट दे लेने चाहिए, और मॉक टेस्ट को करने की स्ट्रेटजी क्या है? टेस्ट सीरीज़ तो मस्ट है, टेस्ट सीरीज़ तो लेना ही है। उसमें हमें पता लग जाता है कि हम कहाँ पे अटकते हैं पेपर में हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, असल में क्या प्रॉब्लम आएगी। मतलब कुछ का ये होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाते हैं, 10-1 मिनट एक सिंगल क्वेश्चन को दे दिए। बिल्कुल। एक मेरा इवन दोस्त है, उसने इस बार पेपर में ऐसे ही किया, तो मैंने कहा टेस्ट सीरीज करता है यार, टेस्ट सीरीज में प्रॉब्लम आती है, टेस्ट सीरीज जब हम करते हैं तब आती है, और हम तभी हाथ के हाथ एलिमिनेट कर सकते हैं प्रॉब्लम। बिल्कुल। और मैं तो क्या करता था, चैप्टर वाइज करता था। सबसे पहले चैप्टर हो गया, इस चैप्टर की टेस्ट सीरीज, ये चैप्टर हो गया, इस चैप्टर की टेस्ट सीरीज, फिर उन चैप्टर्स की कंबाइंड टेस्ट सीरीज भी करती थी। और ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, तुम किसी भी खरीद लो, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, हर कोई ऑफर करता है टेस्ट सीरीज, किसी की भी खरीद लो। इवन एनटीए की भी एक ऐप है, क्या नाम था मुझे ध्यान नहीं है पर क्या था, अभ्यास ऐप था। तो उन्होंने अपने उस पर भी खूब सारे पेपर्स डले हुए हैं, हज़ारों ऐप्स हैं जहाँ पे टेस्ट सीरीज तुम्हें अवेलेबल हो जाएगी, जैसे तुम्हें अपनी कन्वीनियंस लगता है वैसे करो। तो अक्षत, अब हम लोग आगे एक और चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी, डिस्कस करनी थी कि
सेकंड आपका ये अटेम्प्ट था। मैंने मेडिकल के बच्चों को देखा है 3-3 अटैम्प्ट, 4-4 अटैम्प्ट, 5-5 अटैम्प्ट भी लोग दे रहे हैं। कई लोगों ने तो कोटा में अपना घर बसा लिया है कि 5-5 अटैम्प्ट दे रहे हैं। कितने अटैम्प्ट ऑप्टिमली हमें देने चाहिए कि मतलब जिसको बोलेंगे गुड अटैम्प्ट है यार, ठीक है इतना ट्राई किया, अब हमें मूव ऑन कर देना चाहिए? आई थिंक 2 ऐसा ऑप्टिमल होते हैं, हाँ कईयों के लिए 3 भी हो जाते हैं, पर 3 से ज़्यादा मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 3 अटेम्प्ट में मतलब 2 ड्रॉप आ गए, 2 ड्रॉप में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है। और मेडिकल पहले ही बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा, 5.5 साल की MBBS है बिल्कुल, और सर्विस बॉन्ड होते हैं, फिर PG होती है 3 साल की, PG का सर्विस बॉन्ड, तो दोनों करनी पड़ती है PG और MBBS आज के टाइम पे, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इतना ज़्यादा डिले मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। 2 में ठीक रहता है, हाँ जैसे दूसरे में मान लो हमारे बॉर्डर लाइन पे आ गए, 2-4 नंबर से रह गए, 2-4 नंबर से, हाँ तो हम कर सकते हैं कि हाँ हम अपना करियर अभी भी जो हमारा ड्रीम था वो परस्यू कर सकते हैं। पर अब भी यही है, मान लो कि 401 हैं सेकेंड अटेम्प्ट में भी, फिर थर्ड अटेम्प्ट का कोई भरोसा नहीं है कितने आएंगे कितने नहीं, तो वही है। अच्छा, अभी क्या है कि अब तो बन जाओगे डॉक्टर, है ना? हाँ। क्या एम लेके चले थे जब ये प्रिपरेशन शुरू हुई, और अब ओवर दी पीरियड ऑफ 2 इयर्स और 3 इयर्स जो जर्नी की वजह से कुछ चेंज आया होगा, कुछ सोच में बदलाव आया होगा, बड़े हो रहे हो, मेच्योरिटी भी आ गई अब थोड़ी बहुत, क्या अचीव करना है डॉक्टर बन के? एक्चुअली जब सच बताऊँ तो जब भी मैं लो फील करता था तो ऐसे ही डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ देखता था कॉलेज लाइफ, मतलब व्लॉग्स देखता था थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट जब थक जाता था तो एज अ माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो देख लिया था, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलती थी। और अब मेरा भी ये है कि मैं सर्जन बनना चाहता हूँ मैं। तो वही सर्जन में अब कौन सी फील्ड में जाते हैं, ये अब MBBS में भी 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो वहाँ जाके पढ़ूंगा, जिस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा उधर वहाँ सर्जन जाऊंगा। मान लो कार्डियो में बन रहा है या न्यूरो में बन रहा है, मान लो सर्जन नहीं रेडियो में जाना है, तो वो MBBS करते करते ही पता चलेगा, अभी कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। अच्छा अक्षत, एक और चीज़ आपसे डिस्कस करनी है कि कुछ बच्चे, अब एक हाइप क्रिएट हो गया कि ठीक है MBBS मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे BDS में भी जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा, यहाँ पे ना अवेयरनेस कम है कि BDS में अगर गया है तो वो बच्चा मतलब उसने सही लाइन नहीं चुनी है, और एक और अगर आपको BDS मिल रहा है और आप उसको सेलेक्ट कर रहे हैं कि आप ठीक है MBBS नहीं जा रहे, अब मैं BDS में जाना चाहता हूँ, तो आपका इसको क्या लगता है कि क्या वो गलत डिसीजन है? नहीं, BDS अपनी अपनी फील्ड, सारी फील्ड्स अच्छी हैं, चाहे BDS हो चाहे इंजीनियरिंग हो, हर फील्ड अच्छी है। व्हाट मैटर्स इज हम अपने ही प्रोफेशन में कितने परफेक्ट होते हैं। कई बच्चे ये होते हैं जो MBBS का ही मतलब रिग्रेट लेके BDS लेते हैं, और जबकि कुछ होते हैं जो BDS हाँ खुशी से लेते हैं कि BDS तो मिला, कम से कम BDS भी अच्छी फील्ड है। BDS भी डॉक्टर्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है, हाँ, उनकी भी जरूरत होती है। अब मान लो सिर्फ हम MBBS ही रहे, कोई BDS है ही नहीं तो कैसे चलेगा? जैसे मैं तो दादा दादी को भी दांत चढ़े हुए हैं, तो ऐसे BDS तो चाहिए होते हैं, हर एक की अपनी हर फील्ड की इम्पोर्टेंस है, लेकिन एक होता है ना, एक सोसाइटी में एक आ जाता है, हाइप क्रिएट हो जाता है कि नहीं MBBS ही सब कुछ है और BDS नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कुछ, है ना? सोसाइटी डजंट मैटर, आई डोंट थिंक इट मैटर्स। जो 21 के टाइम पे जब मेरा नहीं हुआ था तो कुछ बोलते थे नहीं हुआ अब क्या करेगा, BSc कर ले, या तो अब वो बड़े खुश हैं, हमें तो पता था क्या हो जाएगा। तो सोसाइटी डजंट मैटर, अगर हम खुश हैं अपनी फील्ड से, अपनी लाइफ में खुश हैं तो दैट्स इट। बहुत अच्छी बात है। तो अक्षत, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू लाइक 30 सेकेंड्स, आप बच्चों से सीधे कुछ अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप सीधे करें, फिर हम इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी लो फील करें तो ये सोचिएगा कि हमने ये चालू क्यों किया था, अब जब चालू किया तो ख़त्म करो, कोई कंक्लूजन पे आके ख़त्म करो। तो ये बात हमेशा याद रखना कि तुमने चालू किया था, इस वजह से चालू किया था और हमें ये ख़त्म करना है, एंड बस। ठीक है अक्षत, तुम यार यहाँ पे आए और इतना टाइम दिया बच्चों के लिए, हमने एक सेशन बनाया, इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। इट वाज माय प्लेजर सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।